गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर आईसीएस ऑनलाइन पर, जहां हम तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, पर्टिकुलरली द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एमपीपीएससी फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज। और पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अलग अलग टॉपिक, अलग अलग पहलू, और आज पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है मौर्यों का इतिहास, मौर्यन साम्राज्य का इतिहास, मौर्यन एम्पायर का इतिहास। बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग बहुत है। इंटरेस्टिंग तो है ही पढ़ने में, और साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या एमपीपीएससी के एग्ज़ाम हो या और कोई एग्ज़ाम हो, इतिहास से जब क्वेश्चन आते हैं तो मौर्यन जो इतिहास है उससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे चंद्रगुप्त पर पूछे जाए, चाहे अशोक पर पूछे जाए, या मौर्य प्रशासन या मौर्य संस्कृति या मौर्य कला पर प्रश्न पूछे जाए, लेकिन प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मौर्यों का इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, मौर्यों के बारे में पहले तो ये देख लें कि स्रोत क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है और काल क्या है, ये देख लेते हैं। मौर्यों का इतिहास जानने का स्रोत जो है मुख्य तौर पर तो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। विष्णुगुप्त कौटिल्य की अर्थशास्त्र पॉसिबली इसी पीरियड की किताब है, और जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, संस्कृति, राज्य के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा फिर मेगास्थनीज ने एक इंडिका नाम की किताब लिखी थी। आपको हम पढ़ेंगे अभी इसमें कि मेगास्थनीज जो है एक ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने इंडिका नाम की एक किताब लिखी थी, ट्रेवलॉग लिखा इंडिका। हालांकि इंडिका नहीं मिलती है आजकल, इंडिका के रेफरेंसेस मिलते हैं दूसरी किताबों में, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा कुछ भारतीय ग्रंथ हैं, जैसे मुद्रा राक्षस है, जो विशाख दत्त का एक नाटक है, गुप्त काल की किताब है पर इतिहास मौर्य काल का है। एक कथा सरित सागर है, सोमदेव ने लिखी है, और वृहत कथा मंजरी है, क्षेमेंद्र ने लिखी है। ये ऐसी किताबें हैं, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर और मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्त, ये इस काल के इतिहास के कुछ प्रमुख स्रोत है। लेकिन बहुत प्रामाणिक स्रोत है अशोक के अभिलेख, चाहे वो उसके शिलालेख हो, चाहे स्तंभ लेख हो, चाहे लघु स्तंभ लेख हो, चाहे गुहा लेख हो, इससे भी इस काल के इतिहास की बड़ी गहरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ यूनानी राइटर्स हैं, जस्टिन है, स्ट्राबो है, एपियानस है, इथानीसियस है, इनके द्वारा लिखी गए ग्रंथ भी मौर्य काल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको देते हैं। तो ये तो हो गए मौर्य काल के इतिहास के स्रोत। जरा मौर्य वंश के बारे में देखें। मौर्य वंश जो है, अधिकांश जो पौराणिक हिंदू ग्रंथ है, खासतौर पे पुराण, विष्णु पुराण जो है, इसमें मौर्यों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण, तो पुराण तो ये मानते हैं कि ये शूद्र है, मौर्य जो है वो जाति से शूद्र है। लेकिन जो जैन ग्रंथ है या बौद्ध ग्रंथ है, वो मानते हैं कि ये क्षत्रिय है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जाति का स्पष्टता नहीं है। जरा देखें कि मौर्य साम्राज्य जो है वो आरंभ होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि जो मौर्यों से पहले मगध में शासक था वो था घनानंद, नंद वंश का, और उसके दरबार में चाणक्य जो है काम करता था, और चाणक्य को कभी घनानंद ने अपमानित करके निकाल दिया था। इसलिए चाणक्य ने कभी अपनी शिखा, अपनी चोटी खोल के जो है एक कसम ली थी कि मैं नंदों का विनाश कर दूंगा, और इसीलिए इसके लिए फिर जो है उसने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। ऐसा आपके मुद्रा राक्षस में, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, उसमें वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त जो है एक मुरा नाम की स्त्री का पुत्र था, और वो शूद्र थी, और उसको कभी चाणक्य ने जो है राजकीलम नाम का एक खेल खेलते हुए देखा था। राजकीलम एक खेल होता है जिसमें हम राजा, मंत्री, सिपाही जैसे खेल खेलते हैं। उसमें अक्सर जो है बार बार चंद्रगुप्त जो है वो राजा बनता है। तो चाणक्य को लगा कि साहब ये मेरा सही सहारा हो सकता है, तो चाणक्य उसको अपने साथ ले गया तक्षशिला। वहाँ पर तक्षशिला में एक बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। चाणक्य विद्वान तो था ही, वो वहाँ पर पढ़ाने लगा।
उसने वहाँ पर सारी शिक्षा दी चंद्रगुप्त को, और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी सेना बनाई। ऐसा भी कहा जाता है कि सेना बनाने के पूरे प्रयास के दौरान चंद्रगुप्त और चाणक्य सिकंदर से भी मिले। सिकंदर उस समय पश्चिमोत्तर भारत में ही था, तो उससे भी मिले और उससे सहायता मांगी। हालांकि सिकंदर ने इनकी कोई सहायता नहीं की। तो बाद में इन्होंने क्या किया, एक पर्वतक नाम का राजा था, उसकी सहायता से पंजाब को जीत लिया था। तो पंजाब में कई दिनों तक शासन किया और वहाँ पर अपनी सेना एकत्र की, अपना धन संपदा एकत्र की। अंतिम उद्देश्य तो मगध पर ही आक्रमण करना था, तो मगध पर आक्रमण किया उसने, मगध पर। और मगध पर आक्रमण करके उसने नंदों को पराजित किया और फिर अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द किंग। और उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था आपके चाणक्य को। चाणक्य बना प्रधानमंत्री और सम्राट बना चंद्रगुप्त मौर्य। ये इतिहास हो रहा चाहिए 324 के आसपास, 324 बीसी की बात है, जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शासक बन गया आपका मगध का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट जानकारी कम मिलती है। एक उसकी विजय का उल्लेख मिलता है और वो विजय है सेल्यूकस के खिलाफ। उसने पश्चिमोत्तर भारत में जो एक यूनानी राज्य स्थापित कर दिया था सिकंदर ने, वहाँ का एक क्षत्रप था, वहाँ का एक शासक था सेल्यूकस। सेल्यूकस, इसे सेल्यूकस द निकेटर भी कहा जाता है। सेल्यूकस द निकेटर, निकेटर यानी विजेता होता है, तो सेल्यूकस विजेता था। उसको पराजित किया 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी। इसको पराजित करके अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। काबुल, कंधार और मकरान, और एक और जगह काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। हालांकि इसे जो यूनानी इतिहास है उसमें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जेड्रोसिया कहा गया है, एरिया कहा गया है, अराकोसिया कहा गया है, लेकिन यह है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात के क्षेत्र। इन पर अधिकार कर लिया था। ये पूरे क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त को मिल गए थे। और इसी युद्ध के बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से विवाह कर लिया था, नाम था हेलेना। तो चंद्रगुप्त जो है ही मैरिड टू हेलेना, हेलेना ए डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद उसने, चंद्रगुप्त ने बहुत सारे हाथी भी दिए सेल्यूकस को। उल्टा दहेज उधर से लेने की बजाय इधर से दिया, क्योंकि इतना सारा क्षेत्र तो मिल ही गया था। तो ये है, लेकिन ध्यान रखना इस युद्ध का वर्णन बहुत कम मिलता है। केवल एक ही यूनानी राइटर है जिसने इस युद्ध का वर्णन किया है, एपियानस। उसने भी ये नहीं बताया कि युद्ध का परिणाम क्या, उसने तो केवल ये बताया कि चंद्रगुप्त का इन क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। स्वाभाविक सी बात है कि चंद्रगुप्त जीता होगा, तभी इन क्षेत्रों पर उसने क्या किया होगा, अधिकार किया होगा। ठीक, तो ये चंद्रगुप्त की एक बड़ी महत्वपूर्ण विजय है। चंद्रगुप्त की इसके अलावा उपलब्धियों की बात की जाए तो चंद्रगुप्त जो है उसने एक डैम बनाया है, बांध बनाया है। उस समय मौर्य काल में इसे सेतु बंध कहा जाता था, बांध बनाने को। और बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि झील है वो, और वो बनाई सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किया उसने, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सुदर्शन झील। देखिए सुदर्शन झील जो है, इसका वर्णन भी कई जगह और बड़े, मतलब इसका इतिहास भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार यहाँ पर झील बनाई थी, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था, उसने बनाई है, पुष्यगुप्त ने। ठीक है, पुष्यगुप्त ने जो है ये मंत्री, पुष्यमित्र है, उसने ये झील बनाई है। बाद में इस झील में अशोक ने नहरें बनाई। अशोक का एक मंत्री था तुसास्फ, उसने उस पर नहरें बनाई। इसको याद रखना, ध्यान रखना सारी चीज़ें। बाद में ये झील टूट गई, नहरें थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई, तो इसका जीर्णोद्धार कराया, इसका रिनोवेशन कराया एक शक रूलर ने। शक डायनेस्टी का एक शासक था, रुद्रदमन या रुद्रदामा। उसका एक मंत्री था सुविशाख। सुविशाख ने इसको रिपेयर करवाया। ठीक है, तो बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, झील बना, नहर बनाई अशोक ने या अशोक के मंत्री ने, और रुद्रदमन ने पुनर्निर्माण कराया। लेकिन बाद में गुप्त शासक ने भी इसका पुनर्निर्माण किया,
और वो गुप्त शासक है स्कंदगुप्त। ही ऑल्सो वर्क फॉर द रिनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक। उसका एक मंत्री था यहाँ पर्णदत्त था, उसका बेटा था चक्रपालित, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया। तो ये सारा इतिहास है आपकी सुदर्शन झील का, और इसका वर्णन मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में जो रुद्रदमन के द्वारा लिखवाया गया है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के क्षेत्रों पर भी अधिकार किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके अंतिम काल में एक संगीति हुई थी, एक अकाल पड़ गया था एक्चुअली पाटलिपुत्र में, और वहाँ एक भद्रबाहु नाम का जैन संत आया था। कहते हैं भद्रबाहु से चंद्रगुप्त बहुत प्रभावित था, और उसी के प्रभाव में आके चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था, भद्रबाहु से प्रेरित होकर, और उसके बाद उसने संन्यास ले लिया था। ये बात है 296 BC की। He adopted संन्यास and he gave up the rule, शासन छोड़ दिया उसने, और फिर वो सन्यासी बनकर चला गया था दक्षिण भारत, कर्नाटक चला गया था, श्रवण बेलगोला चला गया था, जो आजकल जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में है, यहाँ चले गया, और यहीं पर चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई। कहते हैं चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम काल में सब कुछ छोड़ दिया था, अन्न जल, इसको जैन धर्म में सल्लेखना कहते हैं, मृत्यु को प्राप्त करना, मृत्यु का वरण करना। तो सल्लेखना किया किसने? चंद्रगुप्त ने। और आजकल कुछ और बोलते हैं इसको, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी बताता हूँ आपको क्या हुआ, संथारा बोलते हैं आजकल, संथारा। तो वो किया चंद्रगुप्त ने, और चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई एक पहाड़ी पर। उस पहाड़ी का नाम आजकल चंद्रगिरी रख दिया गया है, चंद्रगिरी, क्योंकि वो चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई वहाँ पर। तो इस तरह से चंद्रगुप्त जो है उसकी मृत्यु हुई। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त के जैन धर्म के अपनाने और ये सारी जो घटनाक्रम है इसका वर्णन किया है हेमचंद्र ने। गुजरात में कुमारपाल नाम का एक राजा था, उसके दरबार में हेमचंद्र नाम का शासक था, और वो भी जैन धर्म को मानता था। उसने किताब लिखी परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व। तो परिशिष्ट पर्व में ये सारा वर्णन मिलता है कि किस तरह से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और किस तरह से मृत्यु को प्राप्त किया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है यूनानी किताबों में उसका नाम चंद्रगुप्त की जगह कुछ और मिलता है, सेंड्रोकोट्टस, सेंड्रोकोट्टस मिलता है, या कुछ जगह पर एंड्रोकोप्टस भी मिलता है, एंड्रोकोप्टस। ये दोनों ही चंद्रगुप्त है। ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद जो है मौर्य शासक बना उसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा है बिंदुसार। बिंदुसार जो है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पुराणों में तो उसे भद्रसार कहा गया है, भद्रसार, लेकिन उसका एक नाम अमित्रघात भी मिलता है, अमित्रघात। अमित्रघात यानी जो शत्रुओं को मार देता है, अमित्र यानी शत्रु, घात यानी मार देना, अमित्रघात भी कहा गया। लेकिन यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार का नाम मिलता है एमिट्रोचेटस, शायद वो अमित्रघात का ही बिगड़ा हुआ रूप है, एमिट्रोचेटस। तो दिस इज द नेम गिवन टू बिंदुसार बाय द ग्रीक लिटरेचर। ठीक है। बिंदुसार के समय का ज़्यादा इतिहास मिलता नहीं, एक दो चीज़ों का वर्णन मिलता है। एक तो इसके समय पेशावर वाला जो क्षेत्र है, यानी गंधार वाला जो क्षेत्र है, तक्षशिला वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर विद्रोह हो गया था, और इस विद्रोह का दमन करने के लिए इसने अशोक को भेजा था जो इसका बेटा है। ठीक है। तो एक वर्णन तो ये मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि इसका कुछ विदेशी शासकों से अच्छे रिलेशन थे, कुछ विदेशी शासक थे उनसे अच्छे रिलेशन थे। जैसे एक एंटियोकस नाम का शासक है, ये सीरिया का है, और एक दूसरा शासक है टॉलमी फिलाडेल्फिया, टॉलमी फिलाडेल्फिया
डेल्फस, ये मिस्र का शासक है। ये दो यूनानी शासकों से इसके बहुत अच्छे रिलेशन थे और इन्होंने अपना राजदूत भी इस बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, जैसे एंटियोकस का एक राजदूत था डायमेकस, ऐसे ही टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था डियानीसियस। तो ये राजदूत भेजे गए थे। एक जगह ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा वर्णन इथानीसियस नाम का एक यूनानी राइटर है, यूनानी इतिहासकार है, उसने ये वर्णन किया है कि कभी बिंदुसार ने डायमेकस के हाथ एक पत्र भेजा था एंटियोकस के लिए, जो सीरिया का शासक था, कि भाई हमारे लिए कुछ अंजीर, कुछ शराब और कुछ दार्शनिक भेजो। भारत में परंपरा है ऐसी, दोस्ती होती तो फिर कुछ मांगते हैं। ठीक है, तो साहब ये चीज़ें मंगवाई थी बिंदुसार ने। तो कहते हैं कि एंटियोकस ने अंजीर भेज दी थी, शराब भी भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना किया था, ये कहते हुए कि साहब हमारे यहाँ आदमी का व्यापार, मानव का व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिक नहीं होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो नहीं होती है। तो इस तरह से ये बिंदुसार का इतिहास जो है मिलता है साहब। ठीक है, बिंदुसार के बाद फिर शासक बनता है महान शासक अशोक, अशोका द ग्रेट। ठीक है, तो अशोक को पढ़ते हैं, अशोका द ग्रेट पढ़ते हैं। अशोक शासक बना है पॉसिबली 269 में, 269 BC। ठीक है, पहले अशोक के नाम देख लेते हैं। देखो, अशोक के नाम बहुत सारे मिलते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। और लेकिन उसे जो है कई और नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है, अशोक का नाम जो है उसके अधिकांश अभिलेखों में ऐसा मिलता है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, यानी अशोक का नाम वो है जो देवताओं को प्रिय है और प्रियदर्शी, ये नाम मिलता है अशोक। ध्यान रखना, अशोक के कुछ ही अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसमें से एक अभिलेख मस्की का अभिलेख है जो कर्नाटक में मिला है, मस्की में। एक अभिलेख गुज्जरा का अभिलेख है जो मध्य प्रदेश के दतिया में मिला है। एक उडेनगोलम का अभिलेख है जो आंध्र प्रदेश में मिला है। इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, अदरवाइज उसका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, अशोक 269 में शासक बना। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो 272 ईसा पूर्व से, ध्यान रखना BC उल्टा चलता है, 272 के बाद 271 आता है, फिर 270, फिर 269। तो 272 में जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो 269 यानी लगभग 2.5-3 साल लग गए अशोक को शासक बनने में। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब मिलता है कुछ श्रीलंका के ग्रंथों में। श्रीलंका के कुछ सिंहली भाषा में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथ है महावंश और दीपवंश। दीज आर द टू बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ श्रीलंका रिटन इन सिंहली, इसलिए सिंहली ग्रंथ भी कहते हैं, सिंहली इतिहास भी कहते हैं। तो ये इन किताबों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अशोक को उत्तराधिकार के लिए अपने भाइयों से लड़ना पड़ा और उसने 99 भाइयों की हत्या की और फिर शासक बना। ठीक है, ऐसा वर्णन मिलता है। एक और उदाहरण देखिए, एक तारानाथ नाम का राइटर है, तारानाथ नाम का बौद्ध लामा है, बौद्ध विद्वान है और वो तिब्बत का है। एंड ही विजिटेड इंडिया इन द कोर्ट ऑफ पाल रूलर्स ऑफ बंगाल इन 9th and 10th सेंचुरी। तो पाल शासकों के दरबार, धर्मपाल के समय आया था लामा तारानाथ, तो उसने किताब लिखी कंग्यूर भी लिखी और एक तंग्यूर भी लिखी, 2 किताब लिखी, कंग्यूर और तंग्यूर। किसने लिखी कहीं पूछे तो बौद्ध लामा तारानाथ ने लिखी। उसने ये लिखा है कि अशोक ने उत्तराधिकार के लिए, सिंहासन के लिए अपने कई भाइयों को मार दिया था। उसमें सुसीम भी था, सुसीम नाम का भाई भी था। और इस कारण से लामा तारानाथ अशोक को कहता है चंड अशोक, कि चंडाल है, चंडाल दुष्ट प्रकृति का है। चंड अशोक कहा गया, दुष्ट अशोक कहा गया, काम अशोक कहा गया, कामी अशोक कहा गया। ये सब अशोक को नाम दिए तारानाथ। हालांकि क्यों दिए मैं आपको बताऊंगा अभी।
तो इस तरह से इस कारण अशोक 269 BC में जो है शासक बना। अब ध्यान रखना कि अशोक जो है उसके समय की उपलब्धियों की बात करें तो राजनीतिक रूप से या साम्राज्यवाद की दृष्टि से अशोक का एक ही युद्ध महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अशोक जब राजकुमार था तो उसने अवंती को जीता है, अवंती के कुछ क्षेत्रों को जीता, और बिंदुसार ने उसे अवंती का ही राजकुमार नियुक्त किया था, अवंती का ही कुमारामात्य नियुक्त किया था, अवंती का राज्यपाल उसे बना दिया था। इसे कहते हैं कि अवंती का कुमारामात्य बनाया गया। किसे? अशोक को। ठीक है, जरा मैं कलिंग के युद्ध को ही थोड़ी देर से बताता हूँ, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। तो अवंती का राजकुमार या अवंती का कुमारामात्य नियुक्त किया गया था अशोक को। ध्यान रखिए इसी समय अशोक बार बार मध्य प्रदेश की तरफ आता था, तो उसने विदिशा की एक राजकुमारी से विवाह कर लिया था। राजकुमारी नहीं है बल्कि एक श्रेष्ठी की बेटी है। श्रेष्ठी मैंने अभी आपको बताया है, श्रेणी का जो मुखिया होता है उसको श्रेष्ठी कहते हैं। बड़ा सेठ जो होता है, बड़ा उद्योगपति जो होता है, तो एक विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी महादेवी, जिसका नाम अलग अलग मिलता है, कुछ जगह श्री देवी मिलता है, कुछ जगह विदिशा भी मिलता है। उससे विवाह किया अशोक ने, और अशोक ने एक विवाह जो है वो कलिंग की एक साधारण परिवार की लड़की थी कारुवाकी से विवाह किया था। वही कारुवाकी जो है बाद में अशोक की मुख्य रानी बनी, और अशोक ने उसे नाम दिया था तिष्यरक्षिता। ध्यान रखना यही तिष्यरक्षिता जो है वो बाद में मैंने बताया कि अशोक की मुख्य रानी बनी, और अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए जाने से नाराज थी। बौद्ध ग्रंथ ऐसा वर्णन करते हैं कि तिष्यरक्षिता ने ही इसी नाराजगी में कभी बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था, उसमें जहरीला कांटा चुभवा दिया था ताकि जो बोधि वृक्ष है वो नष्ट हो जाए। ये भी तिष्यरक्षिता के द्वारा किया गया। खैर, बात कर रहे थे अशोक के द्वारा युद्धों की, तो अशोक की एक ही विजय है कलिंग यानी उड़ीसा। तो अशोक ने यहाँ पर युद्ध लड़ा। कहते हैं कि अपने सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष अशोक ने ये युद्ध लड़ा। 8वें वर्ष देखेंगे तो 269 से 8 कम कीजिए 261 हो जाएगा, यानी 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। और इस समय यहाँ जो राजा था उसका नाम नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे कुछ लेखों से कुछ मिलाया जाए तो ऐसा पता लगता है कि यहाँ नंजराज नाम का राजा था, नंजराज। और एक बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ, ठीक है, और उस युद्ध में अंततः अशोक जीता, लेकिन उसमें बड़ी जबरदस्त तरीके से रक्तपात हुआ, कई लोग मारे गए, कई लोग विकलांग हो गए, कई लोगों को दास बना लिया गया, 1.5 लाख लोगों को दास बनाया गया, ऐसा कहते हैं। तो ये कलिंग की विजय है। कुछ लोग पूछते हैं कलिंग को क्यों जीता। कलिंग को जीतने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक कारण ये बताया जाता है कि अशोक या मगध के राज्य के पास कहीं किसी प्रकार का बंदरगाह नहीं था, क्योंकि समुद्र तट ही नहीं था उनके पास। तो इन ऑर्डर टू गेट ए सी कोस्ट एंड इन ऑर्डर टू गेट ए सी पोर्ट ही ट्राइड टू एक्वायर कलिंगा। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि यहाँ हाथी मिलते थे, उसके कारण इसे प्राप्त किया गया, ठीक है। और भी दूसरे अलग अलग कारण बताए जाते हैं। खैर, हमें खासतौर पे ये पढ़ना था कि अशोक ने जब कलिंग को जीत लिया और यहाँ बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हिंसा हुई, तो अशोक उस हिंसा को देख कर, कहते हैं, युद्ध भूमि में गया और बहुत विचलित हो गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत उसको रिग्रेट हुआ, पश्चाताप हुआ कि साहब ये क्यों किया। कहते हैं इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और अशोक ने हिंसा की नीति ही छोड़ दी, युद्ध की नीति छोड़ दी, हिंसा ही बंद कर दी, अहिंसा की नीति अपनी। कहते हैं ऐसा वर्णन मिलता है अशोक के कलिंग अभिलेख में। कलिंग में 2 अभिलेख मिले हैं, उड़ीसा में 2 अभिलेख मिले हैं अशोक के, एक मिला है धौली में और एक मिला है जोगढ़ में। इसका जो 13वां शिलालेख है 13th, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। उसी में ऐसा वर्णन मिलता है कि अशोक ने इसके बाद भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई। भेरी घोष यानी वो जो एक युद्ध के पहले एक तुरही बजाई जाती ना, पाइप बजाया जाता है, बैक पाइपर तो नहीं, पाइप बजाया जाता है, उसको भेरी कहते हैं। वो युद्ध के लिए होता है, शंखनाद बोल दो आप। भेरी घोष की जगह उसने कहा कि अब हम करेंगे धम्म घोष।
यानी धर्म का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अशोक की नीति जो है अहिंसक हो गई। कहते हैं कि इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक को एक उपगुप्त नाम का बौद्ध विद्वान है, उसने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, उपगुप्त ने। और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद अशोक जो है उसने सारी नीतियां बौद्ध धर्म की अपनाई। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, इसका वर्णन मिलता है उसके भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू जयपुर के पास है। भाब्रू अभिलेख से ऐसा उल्लेख मिलता है कि अशोक जो है, उस भाब्रू अभिलेख में ऐसा कहता है कि अशोक जो है उसने बुद्ध, धम्म और संघ को अपनी शरणागति दे दी है। मतलब ही सरेंडर्ड टू बुद्ध, संघ एंड धम्मा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये इस चीज को अशोक ने जो है अपनाया। ये भाब्रू अभिलेख में, एंड इट शोज दैट अशोका एडॉप्टेड बौद्धिज्म। ठीक है, और इसके बाद अशोक ने सारा लोक कल्याण की नीति अपनाई। उसने धम्म का प्रचार प्रसार किया। अब धम्म क्या है? धम्म बौद्ध धर्म नहीं है, ध्यान रखना। बौद्ध धम्म की परिभाषा बौद्ध धर्म से ली गई है। एक राहुलोवाद सुत्त नाम की बौद्ध ग्रंथ है। राहुलोवाद सुत्त, राहुलोवाद सुत्त, इससे लिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म नहीं है ये, बल्कि धम्म का मतलब है कुछ नैतिक सदाचार, कुछ एथिकल मोरल वैल्यूज, जिसका प्रचार प्रसार उसने अपनी जनता में किया। आप देखो कि दूसरे और पांचवें स्तंभ लेख में वो धम्म की परिभाषा देता है। दूसरे और पांचवें स्तंभ लेख, पिलर एडिक्स में, अपासीने, बहु कयाने, दया दाने, सचे सोचवे, साधवे माधवे, इमचू धम्म। धम्म क्या है? अपासीने यानी पाप नहीं करना, बहु कयाने यानी बहुत सभी लोगों का कल्याण करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना, दया दाने दया करना, दान देना, सचे सोचवे सच बोलना, शोचवे शुचिता रखना, साधवे साधुता रखना, माधवे मृदुता, बोली भाषा, पोलाइट होना, है ना, ये सब धम्म है, ऐसा अशोक कहता है। तो अशोक ने इसका प्रचार प्रसार भी किया। आप देखिए अपने राज्यारोहण के 14वें वर्ष 14th ईयर में उसने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए, ये देखने के लिए कि लोग धम्म के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं या नहीं। धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए। आप देखो कि 12वें वर्ष में उसने बुद्ध के जन्म स्थल की भी यात्रा की। बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल की तराई में, कपिलवस्तु में, वहाँ की यात्रा की। और वहाँ जो है उसने एक जो है एक बौद्ध मठ था, उसको दान भी दिया, कुट्टागारशाला, बल्कि एक कुट्टागारशाला नहीं, कुछ और कहते थे उसको, कांकण मठ था, उसको दान दिया। और दूसरा ये कि उसने जो है वहाँ पर एक लेख भी लिखवाया। 2 अभिलेख मिलते हैं नेपाल की तराई में। एक निगली सागर है, नाम नोट कर लीजिएगा, आपको नोट करना चाहिए सब। निगली सागर है और एक रुम्बनदेही है। तो यहाँ के अभिलेख में अशोक वर्णन करता है कि उसने बुद्ध के जहाँ जन्म हुआ वहाँ के क्षेत्र में लोगों को करों में छूट दी, क्योंकि वो बुद्ध का स्थल है। तो वहाँ जो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू था, वो 1/6 होता था, यानी किसानों को अपने कुल उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। लेकिन अशोक ने इसे घटाकर 1/8 कर दिया था, केवल इसलिए क्योंकि वो बुद्ध से संबंधित स्थल है। ठीक है, तो ये सारा कुछ अशोक ने किया। आप देखिए कि अशोक के समय ही, अशोक के पीरियड में ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में। अशोक ने कराया, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में 3rd बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने। मोगलीपुत्र तिस्य जो वो उपगुप्त ही है, वही उपगुप्त जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी है। हाँ, अशोक की बौद्ध धर्म में दीक्षा में 2 लोगों का बड़ा हाथ है। एक तो उपगुप्त ने तो उसको दीक्षित ही किया है, दूसरा उसका एक भाई था, चचेरा भाई निग्रोथ। कहते हैं कि निग्रोथ जो है वो अक्सर अशोक के महल के सामने से निकलता था, बड़ा मग्न, भगवान का नाम लेता हुआ,
और भजन करता हुआ और भिक्षा पात्र में भिक्षा मांगते हुए। तो अशोक को लगता था कि शांत तो यही है, शांति प्राप्त करना है तो मुझे ये बनना चाहिए। तो निग्रोध से प्रेरित हुआ, उपगुप्त ने उसे दीक्षित किया। उपगुप्त वही है जो मोगलीपुत्तिस्य है, और मोगलीपुत्तिस्य ने अध्यक्षता की है तीसरी बौद्ध संगीति की, जो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी अशोक के समय। ध्यान रखना, इसलिए तीसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो त्रिपिटक है उसमें से एक ये भी है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक यहाँ पर लिखा गया, ये सब अशोक ने किया। अशोक ने अपनी जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए, तालाब बनवाए, लेकिन उसने प्रदर्शनियां भी लगवाई जिसमें यह बताया कि अगर इस जन्म में बुरा काम करोगे तो अगले जन्म में आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, बहुत दंड दिया जाएगा। पुनर्जन्म की कथाएं भी उसने प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को बताई। ये सब किया है आपके अशोक ने, ठीक है। अशोक ने और भी चीज़ें की, जैसे न्याय को बढ़ावा दिया उसने छोटे अधिकारी, राजुक नाम का एक अधिकारी होता था, गांव में जाता था, राजुक, जो जनरली तो टैक्स लेने का काम करता था, भूमि नापने का काम करता था, लेकिन अशोक ने उसे न्याय के अधिकार दे दिए थे ताकि न्याय जल्दी से मिल जाए। अशोक कुछ विशेष अवसरों पर जो है कैदियों को भी छोड़ देता था। उसने दंड विधान को भी थोड़ा सरल कर दिया था ताकि लोगों को ज़्यादा कठोर दंड नहीं दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें की है अशोक ने। कुछ नगर बसाए हैं, जैसे कश्मीर में श्रीनगर अशोक ने बसाया, झेलम नदी के किनारे। एक नेपाल में पाटन नाम का शहर भी अशोक ने बसाया है, उसको ललित पाटन भी कहते हैं लोग, पाटन भी कहते हैं, वो अशोक ने बसाया है। तो अशोक ने कई आप देखिए कि स्तूप बनाए, सांची का स्तूप और दूसरे कई स्तूप, उसने लगभग 3000 स्तूपों का निर्माण किया। कई अभिलेख लिखवाए, अशोक के कई अभिलेख अपन ने पढ़े हैं कि मस्की में और हजारा में, देहरादून में, कलसी में जहाँ पर मिले हैं, और इसके अलावा ब्रह्मगिरी में, जतिंगा में, भाबरू में, हमारे सोहगोरा में, गुज्जरा में, पानगुराड़िया में, मध्य प्रदेश में अभिलेख मिलते हैं अशोक के, ठीक है। अशोक के कई स्तंभ लेख मिलते हैं जिनके टॉप पर पशुओं की आकृति बनी होती थी। जैसे आप देखो कि लोरिया नंदनगढ़ में और लोरिया अर्राज में, यहाँ पर टॉप पर सिंह की आकृति है, लॉयन की। ऐसे ही रामपुरवा करके जगह है जहाँ पर बेल की आकृति, सांड बना हुआ है। एक संकिसा है, वहाँ पर जो पिलर मिला है उसके टॉप पर हाथी का चित्र है। लेकिन सबसे सुंदर जो है वो तो सारनाथ में, जिसमें जो पिलर है उसके टॉप पर जो है वो एक पूरा बड़ा चीज़ बनी हुई है, जो आजकल हमारा भारत का नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है। आप देखिए कि वो बौद्ध धर्म से बड़ा प्रभावित है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ उसमें, जैसे उसमें 3 तरफ सिंह है, पीछे भी है, ऐसा है, और फिर ऐसी एक पट्टी बनी हुई है ऐसी, और इसमें यहाँ पर एक चक्र बना हुआ है 24 तीलियों वाला, और यहाँ पशुओं की आकृति बनी है। यहाँ पर भी एक चक्र था 8 तीलियों वाला। कहते हैं कि बौद्ध धर्म के अलग अलग संकेतों के प्रतीक है। जैसे यहाँ 4 पशु है, इसमें हाथी है, सांड है, घोड़ा है और शेर है नीचे, और यहाँ 4 शेर है, ठीक है। और ये 8 तीलियों वाला चक्र है, 8 स्पोक्स आर देयर, और इसमें जो है 24 तीलियाँ। तो जो 4 पशु है बुद्ध के जीवन की 4 दशाओं को दर्शाते हैं। एक हाथी जो है उनके माँ के गर्भ में आने को दर्शाता है, व्हेन ही टुक प्लेस इन द वोम्ब ऑफ हिज मदर। और सांड जो है वो उनके युवावस्था का प्रतीक है, ठीक है। और जो घोड़ा है वो उनके घर से भाग जाने, जब संन्यास ले लिया था, उसका प्रतीक है। और लायन जो है उनको ज्ञान प्राप्ति का, उनके शक्तिशाली होने का प्रतीक है। और ये जो 4 लायन हैं वो चारों दिशा में बुद्ध की कीर्ति को दर्शाते हैं। और ये 8 तीलियों वाला जो चक्र है ये दर्शाता है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को। बुद्ध ने एक 8 फोल्ड पाथ बताया था, उसको दर्शाता है। और ये जो 24 तीलियों वाला चक्र है ये दर्शाता है 24 घंटे बौद्ध धर्म के चक्र के चलने को। धर्म चक्र 24 घंटे चलता है, इसको दर्शाता है। तो ये सारी चीजें जो है अशोक के स्तंभों पर दी गई है। तो ये है आपका अशोक।
हालांकि अशोक जो है उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य लगभग खत्म हो गया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों का कुछ वर्णन तो मिलता है। कुछ वर्णन कैसे मिलता है, जैसे ऐसा वर्णन मिलता है कि अशोक के बाद कुणाल शासक बना। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बताते हैं। कुणाल शायद पश्चिमी क्षेत्र में शासक था अशोक के बाद, जबकि पूर्वी क्षेत्र में दशरथ था। आप देखिए दशरथ द्वारा बिहार में नागार्जुन की गुफाएं बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। गुफाएं, पर्वतों को काट के उनमें गुफाएं बनाई गई, नागार्जुन की गुफाएं। मैंने बताना छोड़ी आपको, बाराबर की गुफाएं अशोक ने बनाई बिहार में। बाराबर की गुफाएं, जिसमें गुफाओं को काट के रुकने की जगह बनाई है, जो आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दी गई थी। ऐसा उस बाराबर की गुफा के बाहर ही लिखा है कि अशोक ने गुफाएं बनवाई और ये आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दी। ऐसी ही इसने नागार्जुन की गुफाएं बनाई दशरथ ने। आप देखिए कि जो जैन ग्रंथ है वो ये कहते हैं कि अशोक के बाद शासक बना था संप्रति। जैन ग्रंथ ये कहते हैं। हालांकि संप्रति बहुत क्रूर था अशोक के प्रति, और उसको कहते हैं कि खाने को भी नहीं देता था। ऐसा वर्णन मिलता है कि संप्रति अशोक को केवल 2 आंवले देता था खाने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है अशोक के उत्तराधिकारी है। एक और बड़ी मजेदार चीज है, कश्मीर का इतिहास एक किताब में मिलता है जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में अशोक के बाद शासक बना है जालोक। ये सब अशोक के पुत्र ही है, तो कश्मीर में ये शासक बना। तो ये अशोक के उत्तराधिकारी है सब, और ये पूरा का पूरा मौर्य काल है। लेकिन मौर्य काल का इतिहास तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम मौर्य काल के प्रशासन और थोड़ी सी कला को नहीं पढ़ लेते, है ना। पहले मैं कला ही पढ़ा देता हूँ। कला ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया। अशोक के जो स्तूप बने हैं, अशोक के द्वारा जो मैंने बताया कि बाराबर की गुफाएं बनाई गई है, उसके जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, ये अशोक की कला से संबंधित है। कुछ लोक कलाएं भी है, लोगों द्वारा बनाई गई कला। जैसे आप देखो कि जो कलिंग है, जोगड़ नहीं बल्कि धोली में जो है संगमरमर का एक हाथी बना हुआ मिला है जो मौर्य काल का है। तो ऐसे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पर। आप देखिए कि मौर्य काल में कुछ यक्ष और यक्षिणियों के मूर्तियां भी मिली है ग्वालियर के आसपास, जो मौर्य काल की है। लेकिन मौर्य काल में प्रशासन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका वर्णन विष्णुगुप्त कौटिल्य ने किया है। प्रशासन 3 स्तर पर है, केंद्र में, राज्य में और स्थानीय शासन यानी गांव और शहरों में। केंद्र में जो है सम्राट मुखिया होता था, जो वंशानुगत होता था, हमने पढ़ा है ना। और इसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसको परिषा कहते थे। परिषा मंत्री परिषद होती थी। हालांकि इसमें मंत्री बहुत चुन के लेते थे। ऐसा वर्णन मिलता है कि मंत्रियों के लिए एक परीक्षा होती थी, जैसे आजकल सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा होती है। एक परीक्षा होती थी जिसको उपधा परीक्षण कहते थे। उपधा परीक्षण, इट वॉज ए टेस्ट टू बी ए मिनिस्टर इन परिषा। जो मंत्री होते थे उनको अमात्य कहते थे। अमात्य, कई अमात्य होते थे। 18 अमात्यों का वर्णन मिलता है ऐसे। मैं आपको कुछ अमात्य बताता हूँ। जैसे अमात्यों में सन्निधाता है जो खजांची है, समाहर्ता है जो टैक्स कलेक्ट करता है ना। और इसके अलावा अंतःपाल है जो सीमावर्ती दुर्गों के अधिकारी होता था। एक अंतःवशिक है जो महल का अधिकारी होता था, महल की आवश्यकताओं को पूरा करता था, अंतःवशिक। जैसे कर्मांतक होता था जो माइंस, खानों का अधिकारी होता था। जैसे एक आटविक होता था, वो जंगल का अधिकारी होता था। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी होते थे। व्यवहारिक होता था, जैसे वो न्याय का अधिकारी, न्यायाधीश होता था। ऐसे 18 अमात्य होते थे। और इन अमात्यों के नीचे छोटे अधिकारी होते थे जिनको अध्यक्ष कहते थे। आपको ऐसे 32 अध्यक्ष मिलेंगे, 32। जैसे सीताध्यक्ष होता था जो कृषि का अधिकारी होता था, गणिकाध्यक्ष होता था जो वेश्याओं का अधिकारी होता था, एक विविताध्यक्ष था जो
चरागाह मीडोज का अधिकारी था, कैटल फील्ड का अधिकारी था। जैसे लक्षणाध्यक्ष, वो टकसाल मिंट का अधिकारी होता था, जहाँ सिक्के छपते थे। पौतवाध्यक्ष था, वो नापतोल का अधिकारी होता था। सूत्राध्यक्ष था, वो जो वीवर्स होते थे कपड़े बुनने वाले, उनका अधिकारी होता था। सूनाध्यक्ष था, जैसे सूनाध्यक्ष जो है बूचड़ खाने का अधिकारी होता था, है ना। आक्राध्यक्ष था, ये खानों का अधिकारी था। तो ऐसे कई अध्यक्ष होते थे, ठीक, ये सब अधिकारी होते थे। केंद्र में आप देखो सेना बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। सेना में चारों चीज़ें होती थी, जैसे रथ सेना भी थी, पैदल सेना भी थी, हाथियों की सेना भी थी और अश्व सेना भी थी। 4 विंग थी सेना में। और ऐसा मेगास्थनीज, ध्यान रखना, मेगास्थनीज के इंडिका में ऐसा वर्णन मिलता है कि सेना के प्रबंधन एक 30 सदस्यीय परिषद करती थी। देयर वाज ए 30 मेंबर्ड काउंसिल विच वाज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट कमिटीज। वो अलग अलग काम देखती थी, एक रथ सेना का काम, एक पैदल सेना का काम, एक हाथियों की सेना, एक घोड़ों की सेना, एक रसद पहुंचाने का काम करती थी और एक नौसेना का काम देखती थी। ऐसी 6 समितियों में बटी हुई एक परिषद होती थी, हु लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री। ध्यान रखना, मिलिट्री का अधिकारी होता था बलाध्यक्ष। अध्यक्ष होते थे, ऐसे एक बलाध्यक्ष होता था, वो सेना का सारा प्रबंधन देखता था। आप देखिए कि राजस्व का काम भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा प्रशासन चलाएंगे तो पैसा चाहिए। कई प्रकार के कर लगते थे। जैसे मुख्य कर जो है भाग है, जो लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व किसानों से लिया जाता था, उनके कुल उत्पादन का 1/6 भाग। मान लीजिए आपके पास 6 क्विंटल अनाज हुआ तो आपको 1 क्विंटल सरकार को देना है, ये भाग है। बलि भी कर होता था, लेकिन और भी कर थे। आप देखो कि कर थे प्रवेश्य, निष्क्राभ्य, पिंड कर और सेना भक्त कर, सेतु कर, ऐसे बहुत सारे कर थे, है ना। प्रवेश्य कर आयात कर था, कोई चीज़ आपके राज्य में आएगी तो टैक्स लगेगा। निष्क्राभ्य निर्यात कर था, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई चीज़ देश से बाहर जाएगी बिकने तो टैक्स लगेगा। पिंड कर गांव वालों को देना पड़ता था, जब भी राजा आपके गांव से होके गुजरेगा तो गांव पूरा गिफ्ट देता था राजा को, पिंड कर कहलाता था। सेना भक्त कर बिल्कुल ऐसे ही था कि गांव में जब सेना ठहरेगी, भाई सेना एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो कहीं तो विश्राम करेगी, जिस गाँव में विश्राम करेगी उस गाँव के लोगों का कर्तव्य है कि वो सेना का अनाज वगैरह देंगे। और सेतु कर जो है ये सब्जियों पर, फलों पर लगने वाला कर था, ठीक है। ध्यान रखना, कर 2 तरीके से दिया जाता था, या तो नगद दिया जाएगा, जब नगद दिया जाता था तो कर को हिरण्य कहते थे, या अनाज के रूप में, ग्रेन्स के रूप में दिया जाएगा तब इसे मेय कहते थे। तो ये कर नहीं है बल्कि करों के देने का तरीका है, हिरण्य और मेय। हिरण्य नगद है, हिरण्य का मतलब सोना होता है वैसे भी, है ना, गोल्ड। तो ये नगद और ये अनाज के रूप में, तो ये करों की व्यवस्था है। ध्यान रखना, इस काल में न्याय को भी बड़ा बल दिया गया है। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी स्थापित थी। अलग अलग प्रकार के न्यायालय थे, जैसे आज होता है ना फौजदारी न्यायालय अलग और दीवानी अलग। आज मालूम है कि नहीं आपको, जो कुछ न्यायालय फौजदारी न्यायालय कहलाते हैं, जो बहुत गंभीर अपराध का मामले निपटाते हैं, जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट्स कहते हैं, और एक सिविल कोर्ट जो पैसे के लेन देन, संपत्ति, परिवार से संबंधित मामले देखते हैं, सिविल कोर्ट या दीवानी न्यायालय कहलाता है। तो ऐसे यहाँ भी 2 न्यायालय थे। एक था कंटक शोधन, जो एक प्रकार का फौजदारी न्यायालय था, क्रिमिनल कोर्ट था, और एक था धर्मस्थनीय। धर्मस्थनीय एक प्रकार का दीवानी न्यायालय है, ठीक है। तो कंटक शोधन का अधिकारी होता था, जो न्यायाधीश होता था, वो प्रशास्त्र कहलाता था, और प्रशास्त्र नहीं कहलाता था, वेरी सॉरी, प्रदेष्ट्रा कहलाता था। प्रशास्त्र तो पुलिस का अधिकारी होता था, अमात्य है वो, प्रशास्त्र पुलिस का अधिकारी। और धर्मस्थनीय का अधिकारी होता था व्यवहारिक, व्यवहारिक या व्यवहारिक। आजकल भी न्यायाधीश को व्यवहार न्यायाधीश बोलते ना, वो व्यवहारिक। व्यवहार न्यायाधीश दीवानी कोर्ट का ही होता है आज भी, और यहाँ भी व्यवहारिक किसका है, धर्मस्थनीय, जो एक प्रकार का दीवानी न्यायालय है, सिविल कोर्ट। तो ये 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। ध्यान रखना, यहाँ न्यायालय ऐसे अलग अलग स्तर पर भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और नीचे लोअर कोर्ट, ऐसे वहाँ भी थे।
10 गांव को मिलाकर एक न्यायालय बनाया जाता था, उसको संग्रहण कहते थे। ऐसे ही 200 गांव में होता था खारवाटिक, 400 गांव में होता था द्रोणमुख, और 800 गांव या एक जिले में होता था स्थानिक। तो ऐसे न्यायालय होते थे। संग्रहण, इसके ऊपर खारवाटिक, इसके ऊपर मैंने अभी जो बताया था नाम भूल रहा हूं, और उसके ऊपर संग्रहण। ठीक है, संग्रहण, खारवाटिक और चा से कुछ नाम भूल गया मैं, और फिर संग्रहण। संग्रहण जिले में होता। ध्यान रखना, ऐसे में जिलों को आहार कहा जाता था, आहार या जनपद जिलों को, तो वहां पर संग्रहण नाम का, वेरी सॉरी, संग्रहण नहीं है, ये स्थानिक है। ठीक है, तो ऐसे न्यायालय होते थे। दंड बहुत कठोर होता, ध्यान रखना, छोटे अपराध के लिए भी बहुत कठोर दंड दिया जाता था। केंद्र में एक और चीज होती थी, गुप्तचर। गुप्तचर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। गुप्तचर यानी इस समय स्पशः कहा जाता था, इंटेलिजेंस, जासूसी करने वाले, जानकारी इकट्ठी करने वाले। तो जासूसों को गूढ़ पुरुष कहा गया। गूढ़ पुरुष, गूढ़ यानी छुपा हुआ, रहस्यमयी, है ना। आप देखिए कि यहां पर 2 प्रकार के गूढ़ पुरुष होते थे, 2 प्रकार के जासूस होते थे। एक होते थे संस्था और एक होते थे संचार। संस्था और संचार। संस्था ऐसे जासूस थे जो एक ही जगह पर बैठ के जानकारी इकट्ठा करते थे, उनको एनालाइज करते थे और फिर एक्शन लेते थे। संचार जो है अलग अलग जगह, संचार यानी घूमना, अलग अलग जगह जाकर जासूसी करते थे, वेश बदल के जासूसी करते थे और जानकारियां एकत्र करते थे। ध्यान रखना, इस काम में महिलाओं को भी प्रयोग किया जाता था, तो उनको विष कन्या कहा जाता था। विष कन्या नाम याद रखना। तो ये केंद्र का प्रशासन है। राज्यों की बात करें, ध्यान रखना, मौर्य काल में जो राज्य थे वो शुरू में तो 4 राज्य थे। 4 राज्य। एक प्राची राज्य था, यानी पूर्व का राज्य, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहां राजा खुद शासन करता था। एक अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। एक उत्तरापथ था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, और एक दक्षिणापथ था साउथ में जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, कर्नाटक वगैरह इसमें आता था। ठीक है, ये 4 राज्य हो गए। लेकिन अशोक के समय फिर 5वां राज्य बन गया, कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। कुछ लोग कहते हैं 2 राजधानी, एक तोसली और एक जोगड़। वैसे मेनली तोसली है जो महानदी नदी के किनारे है। महानदी नदी का नाम है, उस नदी के किनारे तोसली है। तो ये 4-5 राज्य थे। राज्यों में जो अधिकारी होता था उसको महामात्य कहते थे। ये मुख्य अधिकारी था वहाँ का, महामात्य। लेकिन महामात्य के पद पर कई बार राजकुमार को नियुक्त करते थे। जैसे हमने पढ़ा था कि अशोक को नियुक्त किया था अवंती में, उज्जैन में। तो तब वो कुमारामात्य कहलाता था, क्योंकि राजकुमार है, कुमारामात्य कहलाता था। तो महामात्य की सहायता के लिए और भी अधिकारी होते थे। जैसे एक प्रादेशिक नाम का अधिकारी होता था, एक पटवेदिक नाम का अधिकारी होता था, एक राजुक नाम का, मैंने बताया कि टैक्स वसूलने वाला अधिकारी है। ठीक है, पटवेदिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पटवेदिक भी कहते हैं, इसको प्रतिवेदिक भी कहते हैं। Who used to give a report regarding the rule of state to the king. एम्परर को, राजा को, सम्राट को राज्य में जो कुछ हो रहा है उसकी सूचना देता था, एक रिपोर्ट देता था, प्रतिवेदन देता था, इसलिए प्रतिवेदक का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये राज्य का प्रशासन है। फिर गांव का प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन। गांव में वैसे तो एक ग्रामिक नाम का अधिकारी होता था जो राजा गांव के लोगों के द्वारा निर्वाचित होता था और वो गांव का प्रशासन चलाता था। लेकिन एक भोजक नाम का अधिकारी भी होता था, भोजक, जो राज्य के द्वारा यानी शासन के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, वो भी गांव का प्रशासन देखता था। नगर का प्रशासन एक पौर नाम का अधिकारी देखता था। ये एक प्रकार का अमात्य ही होता था, पौर बोलते थे या इसको नागरक भी बोलते थे। आजकल महापौर होता ना, वैसे यहाँ पौर है। बड़े नगरों का प्रशासन ये देखता था। लेकिन मेगास्थनीज यहाँ के बारे में भी वर्णन करता है, खासतौर पे पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज इंडिका में ये कहता है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन
एक 30 सदस्यीय परिषद करती थी जो 6 समितियों में बटी होती थी। ध्यान रखना, यही सेना के लिए कहा, यही पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए कहा कि ये 6 समितियों में बटी होती थी जो अलग अलग मामलों का काम देखती थी। जैसे एक नागरिकता के मामले देखती थी, एक जन्म और मृत्यु का काम देखती थी, एक विदेशी नागरिकों से संबंधित मामले देखती थी, एक नाप तोल के मामले देखती थी, एक व्यापार का मामला देखती थी और एक उद्योग का मामला देखती थी। ऐसी 6 अलग अलग समितियाँ थी जो 30 सदस्यीय परिषद के अंतर्गत होती थी और वो पूरे पाटलिपुत्र का प्रशासन चलाती थी। ये किसने कहा है? ध्यान रखना, ये कहा है मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है, तो ये सब कुछ है मौर्य प्रशासन के संबंध में। दिस इज ऑल अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्य, मौर्यों की कला और मौर्य साम्राज्य, मौर्यों का प्रशासन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक एक चीज को नोट करना, चाहे तो वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देख लेना और फिर इसको लिखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।